हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 5। आज हम बात करेंगे बच्चों टॉर्क और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में मैं ऑलरेडी टॉर्क फाइंड करना आपको सिखा चुका हूं। आज का हमारा लेक्चर बच्चों मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का होगा। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है, टॉपिक पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को हर दिन कराता रहूंगा। तो बच्चों आज भी एक क्वेश्चन है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जो हम पहले करेंगे, फिर उसके बाद हम बच्चों आज का टॉपिक जो है प्रोसीड करेंगे। ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने बोला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत फैलता है तो इसके क्वेश्चंस बच्चों हमें धीमे 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 करते रहेंगे। एक एक क्वेश्चन से भी बच्चों काफी हद तक आपका ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे लेवल तक कवर हो जाएगा। आज का क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है और जेई मेन में आ चुका है और 2 बार आ चुका है एक्चुअली ना। तो आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सो करें भाई, स्टार्ट करें। फिर जब तक और बच्चे हमें ज्वाइन करेंगे तब तक मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन तो करके दिखाई देता हूँ। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर मतलब आज का क्वेश्चन नंबर 1 है और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले पार्ट में आपको ऐड करना है। ठीक है। क्या है क्वेश्चन, जैसा कि मैं इसकी इतनी तारीफ कर चुका हूं, तो क्वेश्चन बहुत ही धांसू है। सो बच्चों यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगुलर शीट है। शीट बच्चों ए बी सी है। ठीक है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगुलर शीट है। ठीक है बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर शीट है। और ये जो पॉइंट है ना बच्चों, इस पॉइंट को बोलती है जी। ये इसका सेंट्रॉइड है। ठीक है। जी बच्चों इसका सेंट्रॉइड हो गया। बच्चों इस वाली साइड का मिड पॉइंट और उस वाली साइड का मिड पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने। नीचे वाली साइड का मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। इस तरीके से हमने इनको ज्वाइन कर दिया बच्चा। ये एम हो गया, ये एन हो गया बच्चों, और ये ओ हो गया। एम एन एंड ओ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। ठीक है बच्चों, ये साइड्स के मिड पॉइंट है, एम एन ओ। ठीक है बच्चों, मिड पॉइंट हो गए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हेलो सर, मैं अक्ष दूसरे के आईडी से आया हूँ, लॉगिन नहीं हो रहा है, ओटीपी डाल रहा हूँ, एरर। तो आप जो है ना, कभी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आया करे ना बच्चों, ऐप ओपन ना हो, तो आप वेबसाइट पे जाके देख लिया करो, वही www.prepjit.com पे। ठीक है, वहां से भी आप लोग जो देख सकते हो। चलिए भाई, सो एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर शीट है, जी सेंट्रोइड हो गया बच्चों, एम एन ओ आर द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड्स। तो इनके मिड पॉइंट बच्चों आप लोगों को इस तरीके से दे रखे हैं। ठीक है, मिड पॉइंट समझ में आया। अब बच्चों यहाँ पे आई नॉट दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर शीट ABC about centroid G। ठीक है, अबाउट सेंट्रॉइड G आपको पूरी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है। इफ ट्रायंगुलर शीट MNO is removed, find new moment of inertia about centroid of triangle ABC। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है बच्चों, मैं इसकी जितनी तारीफ करूं ना उतनी कम है इसकी तारीफ ना।
आधे बच्चे तो गिव अप इसी पे कर देते हैं कि सर आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रोइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पढ़ाया ही नहीं, तो हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। आप लोग बच्चे एक बार ट्राई करो। मैं बोल रहा हूं ना बच्चों कि मैं इस क्वेश्चन की कितने दिन से तारीफ कर रहा हूं, जब से मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाना स्टार्ट किया है। और इसी का बच्चों सेकंड पार्ट भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। हमने बीच वाला पार्ट रिमूव कर दिया, जो बीच वाला ट्रायंगल है ना बच्चों, इसको रिमूव कर दिया। नाउ यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिख लो, पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, फिर टॉर्क पढ़ेंगे बच्चों। मैं तुम्हें एक एक क्वेश्चन हर दिन कराता जाऊंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ना, तो तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों बहुत अच्छा हो जाएगा, रिवीजन भी डेली होता रहेगा। माना कि एक आध क्लास हम पीछे हो जाएंगे इससे, तो उसको कवर करेंगे, और क्या किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लगा लगू के। इसीलिए आज मैं बिल्कुल टाइम पे आ गया हूँ, 12:15 बजे, ताकि मैं कम से कम 1.5 घंटा प्रॉपर आप लोगों को पढ़ा सकूं। कर लिया बच्चों आप लोगों ने इसको सॉल्व, ट्राई तो कर लिया कम से कम। दो 2019 में आया था बच्चों ये वाला क्वेश्चन ना, 2019 में जेई मेन में आया था। 2020 में इसका एक और दूसरा पार्ट पूछा गया था। चलो डिस्कस करते हैं बच्चों ना इस वाले क्वेश्चन को। बच्चों इस वाले क्वेश्चन को बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किए बिना सॉल्व करना चाहता हूं मैं। एक बात बताओ बच्चों, ये जो बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, इसकी साइड की लेंथ अगर मैं एल मान लू, ये जो साइड्स है ना बच्चों, इनकी लेंथ अगर मैं एल कंसीडर कर लूं, इस बड़े वाले की, ठीक है, अगर मैं बड़े वाले की साइड्स की लेंथ को एल कंसीडर कर लेता हूं, तो मुझे ये बताओ ये छोटे वाले की जो साइड की लेंथ आएंगी बच्चों, क्या वो L/2 के बराबर आएगी या नहीं आएगी? हाँ भाई, अंदर वाले की ये वाली जो साइड की लेंथ होगी L/2 के बराबर आएगी, और ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। अगर मैं पूरे का मास कैपिटल एम मान लू, तो ये जो रिमूव किया है ना बच्चों, इसका मास m/4 होगा। इस रिमूव्ड वाले पार्ट का मास बच्चों m/4 होगा, क्योंकि देखो ऐसे इसमें 4 ट्रायंगल बन गए, जैसे ये L/2 है, ये L/2 है, ये L/2 है, इसमें L/2 L/2 और ये L/2, ये L/2 ये L/2 ये L/2 ये L/2 L/2 L/2, 1 2 3 4, ये चारों जो ट्रायंगल है ना बच्चों, दे ऑल आर आइडेंटिकल, दे ऑल आर आइडेंटिकल। ठीक है, ये सारे के सारे बच्चों आइडेंटिकल है, तो इस वाले जो रिमूव्ड पार्ट है ना बच्चों, उसका मास होगा m/4 के बराबर, और उसकी साइड्स की लेंथ होगी बच्चों, उसकी साइड्स की लेंथ क्या होगी L/2 के बराबर। अब एक चीज और देखना, अगर तुमने यहां से एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये वाली लाइन बच्चों मान लो तुमने यहां से ड्रॉ कर दी, तुम्हें ये पता है बच्चों कि जो सेंट्रॉइड होता है ना, जो सेंट्रॉइड होता है ट्रायंगल का, वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का, उसकी बेस से जो हाइट होती है ना, उसकी बेस से जो हाइट होती है, ये वाली हाइट, कोई बता सकता है ये वाली हाइट कितनी होगी सेंट्रॉइड की? ये L के बराबर है, ये 60 डिग्री, तो ये √3L/2 हो गया, ये ना √3L/2, उसका 1/3 होता है बच्चों √3L/2, मतलब L/2 √3 के बराबर, यही होता है ना बच्चों ये वाली हाइट। अब अगर तुम बच्चों इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखोगे ना, तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड कितनी है L/2 के बराबर, ये वाली जो साइड है। छोटे वाले ट्रायंगल का तुम सेंट्रॉइड पता करोगे ना, तो तुम यहां से कहोगे कि ये जो पूरी डिस्टेंस होगी ना, पूरी डिस्टेंस, क्योंकि अभी एंगल 60 डिग्री के बराबर होगा, तो ये जो पूरी डिस्टेंस होगी ना बच्चों L/2 sin 60, मतलब √3L/4, उसका 2/3 √3
L डिवाइडेड बाई 4 का 2/3 कितना होता है? रूट L/2√3। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल का भी सेंट्रॉइड बच्चों इसी जगह आ जाएगा, इसी जगह पे L/2√3 पे। पहले तो तुम्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि दोनों का, छोटे वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड और बड़े वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड एक ही जगह पे। छोटे वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड और बड़े वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड बच्चों एक ही जगह पे। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? तुम निकाल के देखो इस छोटे वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड इस वाले कॉर्नर से 2/3 डिस्टेंस पे होगा, मतलब ये डिस्टेंस जितनी होगी उसका 2/3 पे होगा बच्चों। ये 2/3 होगा तो यही आएगा निकल के। मतलब ये जो बीच वाला जो सेंट्रॉइड है ना बच्चों, छोटा वाला जो ट्रायंगल है उसका सेंट्रॉइड और बड़े वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड एक ही जगह। ये वाली बात अगर क्लियर हो गई है तो बच्चों मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, तो दोनों के सेंट्रॉइड बच्चों एक ही जगह पे L/2√3 पे। दोनों के सेंट्रॉइड बच्चों एक ही जगह पे L/2√3 पे। ये दोनों का सेंट्रॉइड बच्चों यहीं पे आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों हम जो है अब एक कुछ चीजें देखना बच्चों ना। जैसे एक रिंग होती है, ठीक है, ये एक रिंग है, तो रिंग का अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो I = mr² आता है। r क्या है बच्चों? इसकी डायमेंशन। स्क्वायर मतलब ये तो रिंग हो गई। रिंग के बाद अगर बच्चों तुम लेते हो क्या, ये रिंग हो गई। रिंग क्या इसकी सिमेट्री होती है बच्चों? रिंग सिमेट्रिक बॉडी होती है। मान लो कोई स्फेयर है, इसका भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ना खुद की सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट, ये 2/3 mr²। और सॉलिड स्फेयर के लिए क्या आता है? 2/5 mr²। ठीक है, अच्छा एक स्क्वायर ले लो। स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों किसके बराबर आता है? अपने सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट। अगर ये साइड की लेंथ L है तो स्क्वायर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ना बच्चों अबाउट सेंटर, ये ml²/6 के बराबर आता है। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों पर डिपेंड करता है सिमेट्रिक बॉडी के केस में, और वो दो चीजें क्या है? उसकी डायमेंशन, जैसे स्क्वायर के केस में उसकी साइड की लेंथ, रिंग के केस में उसकी रेडियस, स्फेयर के केस में उसकी रेडियस, और इसके केस में बच्चों इसकी साइड की लेंथ, और मास। तो एक चीज मैं डेफिनेटली कह सकता हूं इस चीज को ऑब्जर्व करके कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इसके खुद के सेंट्रॉइड के अबाउट, ये डेफिनेटली मास के प्रोपोर्शनल आएगा, और साइड का मतलब साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा। अगर इसकी साइड की लेंथ L के बराबर है तो ये बताओ मेरे को, ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? सिमेट्रिक बॉडीज में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना वो मास के प्रोपोर्शनल होता है, और उसकी जो डायमेंशन होती है ना बॉडी की, उस डायमेंशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ये होता है नहीं होता है? बताओ भाई। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 जो दे रखा है, पहले I0 जो है सम कांस्टेंट इंटू m इंटू L² के बराबर होगा या नहीं होगा? ये पहली इक्वेशन बन गई हमारे पास। I0 जो होगा, अब जैसे इसमें कांस्टेंट आया था 2/3, इसमें 2/5 आया था, इसमें 1/6 आया, इसमें 1 आया, तो I0 होगा वो कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ रही होगी, कुछ नंबर वगैरह आ रहा होगा, दैट इनटू m, इसका मास और इसकी लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा या नहीं आएगा सेंट्रॉइड का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका जो छोटे वाले का जो रिमूव्ड पार्ट है उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या C0, क्योंकि वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन उसका मास हो गया बच्चों m/4 के बराबर, और उसकी साइड की लेंथ हो गई है बच्चों L/2 के बराबर। ये होगा तो I रिमूव्ड जो है ना बच्चों, जो रिमूव कर दिया है, दैट I रिमूव्ड इज इक्वल टू C0 ml² डिवाइडेड बाई 16, मतलब दिस इज इक्वल टू I0 डिवाइडेड बाई 16। तो I रिमेनिंग जो आएगा ना, रिमेनिंग पूरे के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से रिमूव्ड वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर दो,
15 आई नॉट डिवाइडेड बाई 16 के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये जो बचे हुए 3 टुकड़े हैं ना, ये वाला ये वाला ये वाला, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों ये होगा। किसके अबाउट? इस सेंट्रॉइड के अबाउट। तो सेंट्रॉइड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों, दैट विल बी 15 आई नॉट डिवाइडेड बाई 16 के बराबर। आया समझ में? क्वेश्चन में दम दिखी आप लोगों को? बिना कैलकुलेशन के हो गया। अब जेई मेन वालों ने अगली बार क्या दिया था बच्चों? उन्होंने कहा कि भाई देखो, इस बीच वाले पार्ट को मत रिमूव करो, मैं तो इस वाले को रिमूव कर रहा हूं, इस वाले को, इस वाले को। तो अगर मुझे इसका कंट्रीब्यूशन पता हो सेंट्रॉइड के अबाउट, तो मैं उसको माइनस करूंगा पूरे में से, ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि आई ऑफ ए ओ एम अबाउट जी कितना होगा, तो मैं लिख रहा हूं उसको 5 आई नॉट डिवाइडेड बाई 16 के बराबर। क्योंकि भाई इस वाले टुकड़े का, इस वाले टुकड़े का और इस वाले टुकड़े का इस सेंट्रॉइड के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही आ रहा है। तो एक टुकड़े का कितना होगा तुम देख रहे हो? इस वाली एक्सिस के और जो ऐसे एक्सिस होगी उसके लिए ये और ये तीनों का तीनों सिमेट्रिक है। इसका कंट्रीब्यूशन, इसका कंट्रीब्यूशन और इसका कंट्रीब्यूशन सेंट्रॉइड से पास होने वाली एक्सिस के लिए बच्चों सेम होगा या नहीं होगा? तो मतलब इस टुकड़े का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? इतना। तो अगर मान लो तुमसे ये पूछा जाए कि इसको रिमूव नहीं करते, हम इसको रिमूव करते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? आई नॉट में से मैं इसको माइनस करूंगा 11 आई नॉट डिवाइडेड बाई 16। ये 2020 में आया था और ये मैंने उसी टाइम पे बोल दिया था कि बच्चों तुमसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। लिख लो बच्चों, देखो ना बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वी विल मूव टू टॉर्क वाला पार्ट नाउ। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। ऐसे ही बच्चों एक एक ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन मैं तुम लोगों को करवाता रहूंगा। अब जैसे सॉलिड वाले जो क्वेश्चन है वो रह गए हमारे, सॉलिड कोन का, सॉलिड सिलेंडर का। हॉलो वाले तो मैंने तुम्हें करवा दिए थे, तो एक आध मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा करवाता रहूंगा, ठीक है। आज के लिए बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पार्ट इतना ही था, क्योंकि आज भी मुझे तुम्हें कम से कम 8-10 क्वेश्चन करवाने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के। नोट डाउन कर लो भाई जल्दी से इसको। ये मेथड बच्चों 2019 में ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया था इस तरीके से, इस वाले क्वेश्चन को ना। अब तो लोग बहुत सारे करने लगे हैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन। जब ये सबसे पहली बार आया था ना, दिस वाज माय मेथड के ऐसे करो भाई इसको, ज्यादा पेन चलाने की जरूरत ही नहीं। जेई मेन का क्वेश्चन है, ऐसे करो। चलो भाई आगे बढ़े फिर। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, टॉर्क वाला ना। अच्छा बच्चों, टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब मैंने इसको इस तरीके से कभी नहीं पढ़ाया, लेकिन आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं मैं, ठीक है। टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सो बच्चों, सपोज करो ये कोई बॉडी है और इस वाले पॉइंट के अबाउट तुम्हें टॉर्क कैलकुलेट करना है, इसके एक्सिस के अबाउट तुम्हें टॉर्क कैलकुलेट करना है, ठीक है। या इस ओ पॉइंट के अबाउट तुम्हें टॉर्क कैलकुलेट करना है ग्रेविटी का, ठीक है। ग्रेविटी जी किधर की तरफ है बच्चों? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और हमें इस बॉडी पे लगने वाला mg का टॉर्क कैलकुलेट करना है अबाउट दिस पॉइंट ओ। इस वाले पॉइंट का अबाउट कैलकुलेट करते हैं अपन जो है। क्या करेंगे बच्चों हम लोग जो है इसका, तो हम इस पे एलिमेंट लेंगे बच्चों छोटे छोटे से। हमने मान लो कोई ये डीएम मास ले लिया, यहाँ पे डीएम,
तो बच्चों इसका डीएमजी नीचे की तरफ लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा? ऐसे करके लग रहा होगा डीएमजी। अब इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा बच्चों वो ये होगा। अच्छा, इसको डीएम न बोल के एम आई एथ बोल देते हैं, ठीक है बच्चों, ज्यादा थोड़ा सा इफेक्टिव रहेगा। हम इसको बहुत सारे पार्टिकल्स में डिवाइड कर ले रहे हैं, ठीक है, और उनमें से एक आयथ पार्टिकल, आई वा पार्टिकल, आई जो है मतलब बहुत इन्फिनिट तक जा रहा है, ठीक है। तो इस पे जो आयथ पार्टिकल पे जो टॉर्क लग रहा होगा दैट विल बी एक्टिंग, मतलब फोर्स जो लग रहा होगा वो ऐसे लग रहा होगा, और इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा बच्चों वो इस तरीके से होगा। तो इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ आयथ पार्टिकल एम आई जी वेक्टर। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों यहां से कि इस पर लिखेंगे टॉर्क लिखेंगे। तो टॉर्क जो आएगा ना बच्चों पूरी बॉडी पे अबाउट ओ, टॉर्क आएगा बच्चों इस तरीके से आर आई क्रॉस एम आई जी वेक्टर, और इसका समेशन कर देंगे हम। टॉर्क वेक्टर बच्चों कुछ इस तरीके से आएगा। नहीं यार इस तरीके से नहीं बताता हूँ ना, ठीक है, नहीं इसको इस तरीके से नहीं करते, ज्यादा कंफ्यूज कर देगा आपको ना, हो भी रहा है कंफ्यूजिंग। मतलब मेरे पास इजी तरीका है इसको करने का ना, और फिर वो जनरलाइज वे हो जाएगा, और फिर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा वो मेथड ना, जो मैं सिंप्लीफाइड फिजिक्स जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ फिर वो वाला फील नहीं आएगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क हम एक रॉड के लिए फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एक रॉड है बच्चों जिसको आपने यहाँ पे हिंज कर रखा है, और इसकी जो लेंथ है दैट लेंथ इज गिवन एज एल, ठीक है। इस रॉड की जो लेंथ है बच्चों वो एल दे रखी है, और मास बच्चों इसका एम दे रखा है, और वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है इसमें ना, यूनिफॉर्म मास दे रखा है बच्चों इसका ना। नहीं हो तो जाएगा उससे भी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो वाले जो स्टेप्स आएंगे ना वो मैथमेटिकल वाले, उनको भी समझाने में टाइम क्यों बर्बाद करूं। तो ये एम मास की रॉड है बच्चों, और इस तरीके से यहाँ पे जो है एक फोर्स लग रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है बच्चों, जी जो है, और आप लोगों को बच्चों क्या करना है, इस पे लगने वाला टॉर्क बताना है, ठीक है, इस पे लगने वाला टॉर्क बताना है, टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस। तो टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अबाउट हिंज एक्सिस, ठीक है। तो टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अबाउट हिंज एक्सिस हमें बच्चों इसका फाइंड करना है, ठीक है। तो हिंज एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क होगा वो बताना है, रॉड पे कितना टॉर्क लग रहा होगा, बताओ बच्चों जल्दी से। तो ये सब लोगों को रटा हुआ रहता है कि एम जी एल बाई टू के बराबर, ठीक है, एम जी एल बाई टू के बराबर, याद है आप लोगों को? हाँ भाई, ये टॉर्क याद है? अरे किया होगा ना 11th में, ये तो काम किया ही होगा एम जी एल बाई टू वाला। उसी का डेरिवेशन बच्चों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि वो आता कहां से है बेसिकली ना, वो आता कहां से है वही मुझे बच्चों बताना है। mgl अपॉन 3 नहीं आता यार, तुम तो और अलग डायरेक्शन में निकल गए बच्चों। इस पे अगर तुम फोर्सेस देखोगे ना तो दोस फोर्सेस आर एक्टिंग लाइक दिस,
डीएमजी, 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 ऐसे लग रहे होंगे बच्चों फोर्सेस। हाँ भाई, इसके ऊपर ऐसे फोर्स लग रहे होंगे नहीं लग रहे होंगे? ये सारे डीएमजी डीएमजी होंगे अगर मैं इसको बहुत छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड कर लूं तो पूरे पे फोर्स लग रहे होंगे बच्चों। ये कभी सोचा तुमने इस तरीके से कि इस पे तो एमजी तो हर पॉइंट पे लग रहा होता है, डीएमजी 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 डीएमजी। आप क्या करोगे कि आप ये कहोगे कि सर इस जगह से एक्स डिस्टेंस पे जाके मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं, इस जगह से एक्स डिस्टेंस पे जाके मैंने एक एलिमेंट ले लिया और इस एलिमेंट पे लगने वाला जो फोर्स हो गया, क्योंकि ये एक्स डिस्टेंस पे जाके लिया है, इसकी खुद की लेंथ dx के बराबर है और इस पे लगने वाला फोर्स dmg है। तो पहले मैं इस एलिमेंट की वजह से जो टॉर्क आ रहा होगा ना उसको लिखूंगा, तो वो आएगा बच्चों डी टाउ के बराबर, ठीक है ना। और वो इधर क्यों बनाया बच्चों मैंने ऐसे एरो क्यों बनाया, क्योंकि तुम्हें पता है आर वेक्टर इधर की तरफ, फोर्स वेक्टर नीचे की तरफ, आर क्रॉस एफ ऐसे ही आएगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि टॉर्क ऐसे, टॉर्क अंदर की तरफ है। ये एरो ऐसे बनाने का मतलब समझ रहे हो, आप अपनी उंगलियों को ऐसे घुमाओ, राइट हैंड की उंगलियों को, टॉर्क की डायरेक्शन आ जाएगी, दिस इज एक्सियल वेक्टर, अंदर की तरफ, टॉर्क अंदर की तरफ है, ठीक है। लेकिन वो घुमाने की कोशिश ऐसे कर रहा होगा, ठीक है। तो जो डी टाउ आएगा ना बच्चों हिंज के अबाउट, वो आएगा बच्चों मेरे पास ये बताओ आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। देखो आर वेक्टर इधर की तरफ, एफ वेक्टर नीचे की तरफ, तो ये आ जाएगा बच्चों मेरे पास mg इंटू एक्स के बराबर, मतलब dmg इंटू एक्स के बराबर ये आ जाएगा बच्चों मेरे पास टॉर्क। और सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे उन सबका टॉर्क अंदर की तरफ आ रहा होगा बच्चों, एक ही डायरेक्शन में। हाँ भाई, यहाँ पे एलिमेंट ले लो, उसका टॉर्क भी इधर आ रहा होगा, यहाँ पे लोगे उसका भी अंदर आ रहा होगा। तो इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं क्योंकि सब टॉर्क एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो टॉर्क अबाउट हिंज जो आ जाएगा ना बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी m अपॉन l इंटू डी एक्स इंटू जी इंटू एक्स। तो जब आप इसको x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक इंटीग्रेट करोगे तो टॉर्क आएगा बच्चों हिंज के अबाउट mg अपॉन l इंटू l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, विच कम्स आउट टू बी mg l बाई 2 के बराबर। mg l बाई 2 के बराबर बच्चों टॉर्क आ जाएगा। इससे क्या पता लगा, इससे हमें यह पता लगा कि l/2 डिस्टेंस पे तो इसका होता है सेंटर ऑफ मास। मतलब आप पूरे ये जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं ना, डीएमजी 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 डीएमजी, इन सबको इकट्ठा करके कहां लगा सकते हो, सेंटर ऑफ मास पे। एक्चुअली सेंटर ऑफ मास न बोल के उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और ये इन सब फोर्सेस का कहलाएगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब आप इन सारे फोर्सेस को इकट्ठा करके एक जगह पे एक फोर्स लगा सकते हो, जिस जगह पे उस फोर्स को लगाते हैं ना बच्चों, कि जितना इनका टॉर्क आ रहा है उतना ही उस अकेले फोर्स का टॉर्क आए, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और उसी को बच्चों हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। बच्चों जब जी की वैल्यू यूनिफॉर्म होती है ना, जी की वैल्यू बॉडी के हर पॉइंट पे सेम होती है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पे आते हैं। लेकिन अगर जी की वैल्यू वेरिएबल होती है बच्चों, अलग अलग पॉइंट पे जी की वैल्यू अलग अलग होती है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास फिर एक जगह पे नहीं आ सकते। मतलब ना ऐसा हो सकता है कि ना आए, ठीक है। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी केस में मतलब वेरिएशन ऐसा हो कि दोनों एक जगह पे आ जाए, पर मतलब उन दोनों का एक ही जगह पे होना फिर उस केस में मतलब वाजिब नहीं है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बच्चों सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात चली है तो मैं बता ही देता हूं तुम लोगों को। जैसे ये रॉड है, मान लो ये तो खैर यूनिफॉर्म नहीं है बच्चों, ठीक है, दिस रॉड इज नॉट यूनिफॉर्म। सपोज करो ये एल लेंथ की रॉड यूनिफॉर्म होती और ये ऐसे करके रखी होती, ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आता ना बच्चों बिल्कुल बीचों बीच में आता। सेंटर ऑफ मास कहां पे आता है इसका, बीचों बीच में। पर तुम्हें पता है कि ग्रेविटी जो होती है ना बच्चों, हाइट के साथ क्या होती है, घटती जाती है जी की वैल्यू। खैर हम छोटी रॉड वगैरह के केस में तो जी की वैल्यू में वेरिएशन कंसीडर ही नहीं करेंगे, लेकिन कोई हाइट की बिल्डिंग है, बहुत हाई बिल्डिंग है, ठीक है, यूनिफॉर्म मास की हाई बिल्डिंग है, बहुत ऊंची जा रही है, तो बच्चों नीचे वाले पॉइंट्स पे जी की वैल्यू ज्यादा है और ऊपर वाले पॉइंट्स पे जी की वैल्यू कम है, उसमें वेरिएशन आ जाएगा जी में।
और जी का वेरिएशन आने से बच्चों नीचे, जिधर बच्चों ज्यादा ग्रेविटी होगा ना उधर की तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाएगा। तो उस हाई बिल्डिंग का जिसका मास यूनिफॉर्म था उसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे आएगा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा नीचे आएगा। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम अब उसके लिए उस बिल्डिंग की हाइट इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि हमें सेंटर ऑफ मतलब जी की वैल्यू में वेरिएशन को हम कंसीडर करें, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी एट अ डिफरेंट पॉइंट। समझ गए बच्चों? अदरवाइज तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों एक ही जगह पे आते हैं। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है, तो टॉर्क अबाउट हिंज आ जाएगा। तो अब बच्चों हम बार बार इसको इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, हम सीधा क्या किया करेंगे कि ये जो रॉड है ना इसके सेंटर ऑफ मास पे हम mg फोर्स लगा दिया करेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे हम डायरेक्ट mg फोर्स अप्लाई कर दिया करेंगे और हम जो है टॉर्क लिख लिया करेंगे। क्लियर है बच्चों? ये वाली बात समझ में आ गई? तो हिंज के अबाउट, अच्छा कल जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था वो वाली बात भी यहाँ पे बच्चों तुम्हें अब क्लियर हो जाएगी। कल मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था? कल मैंने तुमसे ये कहा था कि देखो भाई, अगर तुम्हें किसी हिंज के अबाउट या किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है, एसएस के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा बच्चों। हम सारे फोर्स को mg को एक ही जगह लगा देंगे सेंटर ऑफ मास में, तो ये सेंटर ऑफ मास हो गया, यहां पे हमने mg लगा दिया। इसका जो टॉर्क आएगा, ठीक है, टॉर्क अबाउट हिंज इज इक्वल टू mg इंटू L/2 के बराबर आ जाएगा। देखो हिंज ऐसे है, हिंज वाली एक्सिस बच्चों ऐसे है, mg ऐसे, इन दोनों की मिनिमम डिस्टेंस यही होगी बच्चों। अरे पॉइंट ऑफ मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स ऐसे है, हिंज एक्सिस ऐसे है, यही मिनिमम डिस्टेंस होगा। और देखो फोर्स और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, mg इंटू दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस, और ये टॉर्क अंदर की तरफ आएगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ये टॉर्क की डायरेक्शन बहुतों को पता ही नहीं होती, वो समझते हैं इस एरो को ही डायरेक्शन समझते हैं। नो, दिस इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। क्या तुम्हारा बेस जो अब तक, क्योंकि तुम में से बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर हैं, तो एज अ ड्रॉपर आप लोगों ने ये टॉपिक कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। क्या आप लोगों को लग रहा है कि यार सर आप अलग ही लेवल पे ले जाके पढ़ा रहे हो? ऐसा लग रहा है भाई कि यार इतना डिटेल में, इतना डेप्थ में तो मैंने कभी इस वाले क्वेश्चन को तो कभी नहीं देखा था। अब समझ में आया कि ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से बच्चों इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, और भी करके देखते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। रोटेशन में बच्चों मैंने पता नहीं क्यों बच्चे इतना सफर करते हैं, वो कहीं ना कहीं आलस की वजह से। अगर फैकल्टी आलस ना करे ना, अगर बच्चों को बिल्कुल उसके बेसिक से पढ़ाए उनको, यार लो भाई ये चीज है, ये कहानी है, तो कभी प्रॉब्लम हो ही ना। ये रफ सरफेस है बच्चों, इंक्लाइंड, उसके ऊपर बच्चों ये कोई स्फीयर रखा हुआ है, मास m, रेडियस r। ये बच्चों पॉइंट है जहां पे रखा हुआ है O पॉइंट, ठीक है, और इस तरीके से ये रखा हुआ है। फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द स्फीयर अबाउट द पॉइंट O। फाइंड टॉर्क ऑन स्फीयर अबाउट an axis through point O perpendicular to plane of paper। हाँ भाई करो भाई, इस वाले क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करो, और आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं, और सारे फोर्सेस का टॉर्क बताना है। ठीक है, इस पे जो लग रहे होंगे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड बच्चों, जब मैंने तुमसे पूछा ना कि फोर्सेस का टॉर्क बताओ, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दी मोशन,
वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन दी फोर्सेस एंड देयर टॉर्क। चल कैसे रहा होगा, क्या कर रहा होगा, ये ना इसमें बात ही नहीं करनी अभी हमें, ठीक है, वो तो मैंने तुम्हें सिखाया ही नहीं अभी तक। सिर्फ टॉर्क वाले पार्ट में हम इंटरेस्टेड है। बना लिया भाई डायग्राम आप लोगों ने? ओके, सो बच्चों इस पर जो फोर्सेस लग रहे होंगे उन फोर्सेस को पहले तो अपन देखते हैं, सारे के सारे फोर्सेस को ना। एक तो बच्चों यहाँ पर नॉर्मल लग रहा होगा, आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर। एक mg लग रहा होगा, mg बच्चों वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, ठीक है, mg विल बी एक्टिंग लाइक दिस। और मुझे लग रहा है कि फ्रिक्शन वगैरह भी लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग लाइक दिस। तो ये हो गया बच्चों mg, ये हो गया फ्रिक्शन, और ये हो गया नॉर्मल। और हमें टॉर्क किसके अबाउट पूछा है बच्चों? इस वाले पॉइंट के अबाउट। अच्छी बात पता है क्या हो गई, ओ के अबाउट जब टॉर्क लिखोगे ना आप, तो फ्रिक्शन और नॉर्मल का टॉर्क तो बच्चों जीरो आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो टॉर्क बच्चों आएगा ना ओ के अबाउट, मतलब एक एक्सिस थ्रू ओ, तो उसमें आएगा फ्रिक्शन का टॉर्क, नॉर्मल का टॉर्क और mg का टॉर्क, तीनों के टॉर्क आएंगे। ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। अब mg का टॉर्क लिखना है, ठीक है। mg का टॉर्क लिखने के लिए बच्चों क्या करना, आप लोग कई बार किसी फोर्स का टॉर्क लिख रहे हैं ना बच्चों, तो उसके कंपोनेंट का भी टॉर्क आप लिख के आंसर दे सकते हो। तो mg का एक कंपोनेंट बच्चों आएगा इधर, mg का एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ। तो इन दोनों का जो टॉर्क आएगा ना, mg cos थीटा और mg sin थीटा का, यही टॉर्क होगा बच्चों ओके अबाउट। लेकिन अच्छी बात यह कि mg cos थीटा का टॉर्क अगेन जीरो आ जाएगा। तो जब तुम टॉर्क लिखोगे ना, तो एक तो mg cos थीटा का आएगा, एक आएगा बच्चों टॉर्क ऑफ mg sin थीटा। तो हमें पता है कि इसका टॉर्क जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये फिर अगेन एक्सिस से पास हो रहा है। तो टॉर्क अबाउट ओ जो आएगा ना, सिर्फ और सिर्फ mg sin थीटा इंटू आर के बराबर आएगा। क्योंकि देखो बच्चों, इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना एक्सिस की, देखो ये एक एक्सिस तो ये है और एक ये, इनका मिनिमम डिस्टेंस बच्चों यही होगा, आर परपेंडिकुलर काम यही करेगा। अच्छा, आर वेक्टर इधर की तरफ होगा, mg इधर होगा, आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ आएगा टॉर्क, और ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर आ जाएगा, ठीक है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ये बच्चों इसका टॉर्क होगा। इस पे जो नेट टॉर्क लग रहा होगा ना, ये चल कैसे रहा होगा, क्या अल्फा होगा, वो होगा, वो भी हमने बात नहीं की उनके बारे में ना। बट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द कैलकुलेशन ऑफ द टॉर्क। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूंगा एक बॉडी पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब नेट फोर्स क्या लग रहा है, तो क्या तुम ये कहोगे कि इसका एक्सेलरेशन? भाई जब मैं तुमसे पूछूंगा ना कि एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, तुम लिखोगे एफ नेट इक्वल टू एम ए। लेकिन अभी ए फाइंड करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं तुम्हें, मोशन के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो कर रहा हूं तुम नेट फोर्स बताओ। अगर एक बॉडी में दो फोर्स लग रहे हैं, एक 10 न्यूटन का इधर, एक 5 न्यूटन का इधर, मैं तुमसे बोलूं कितना फोर्स लग रहा है, तुम बोलोगे 10 माइनस का 5, तो क्या तुम मेरे को एक्सेलरेशन बताओगे? नहीं ना, तुम तो ये कहोगे सर 10 इधर लग रहा था, 5 इधर लग रहा था, इनका रिजल्टेंट 5 न्यूटन है, दिस इज द आंसर। तो वही मैंने इसमें पूछा है, मैंने इसका मोशन नहीं पूछा कि अल्फा क्या होगा, कैसे चला होगा, नहीं, टॉर्क बताओ तुम। तो टॉर्क ये होगा। क्लियर है बच्चों? तो फाइंड द टॉर्क ऑफ ऑन स्फीयर अबाउट एन एक्सिस थ्रू द पॉइंट दिस। लो भाई, तो मुझे लगता है कि टॉर्क के बारे में हमने सफिशिएंट डिस्कशन कर लिया है, और बाद बाकी डिस्कशन बच्चों हमारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों
मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है यहां से, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बच्चों, नहीं अभी हम बढ़े ही नहीं ना, अभी तो मैं बेस तुम्हारे मतलब कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं। ठीक है, अब क्वेश्चंस आएंगे इस पे ना, अभी तुम ये मत समझो कि खत्म हो गया टॉपिक। टॉर्क सिर्फ डेफिनेशन खत्म हुई है, अभी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे 8-10 क्वेश्चंस, देन रोटेशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, ये सब यहीं से, अब ये उसका जड़ है जो मैंने तुम्हें अभी तक पढ़ाया है। अब यहां से स्टार्ट होगा कॉन्सेप्ट अच्छा सा, यहां से चलेगा अगली 2 क्लासेस 3 क्लासेस तक, मतलब क्वेश्चंस क्वेश्चंस और जो जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो यहां से अब जब तक वो रोलिंग मोशन नहीं आएगा ना, तब तक अब इस पे ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, रोटेशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस पे। खैर, उससे पहले मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बच्चों, एक होता था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसको 2 बार पढ़ा है हम लोगों ने, एक तो पढ़ा था बच्चों न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, और फिर पढ़ा था वो स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जहां पे पढ़े थे हम लोगों ने ना, वर्क पावर एंड एनर्जी में। इसका मतलब होता है बच्चों, नेट फोर्स अगर एक सिस्टम पे 0 है तो उसे बोलते हैं बच्चों को वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। वो पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो सकता है, लेकिन वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। ठीक है, अब होता है, एक होता है बच्चों रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इसमें होता है बच्चों नेट टॉर्क अगर एक बॉडी पे 0 है तो उसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, और फिर बन जाता है बच्चों मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ये क्या भला है, नेट फोर्स 0 हो किसी बॉडी पे और नेट टॉर्क भी 0 हो तो उसे बोलते हैं बच्चों मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों, जिस पे टॉर्क भी 0 है, फोर्स भी 0 है, दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और सिर्फ नेट फोर्स 0 वाला जो अपन लोगों ने पढ़ रखा था, वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, खैर अभी इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों विच इज कॉल्ड दी फोर्स कपल। ठीक है, और ये आपका एक कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर देगा। तुम लोगों ने पता नहीं क्यों पूछा नहीं मेरे से अभी तक इतनी देर से कि यार सर, टॉर्क तो अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग आ सकता है, देन कौन सी एक्सिस के अबाउट? आपने तो एक्सिस डिफाइन ही नहीं की, क्योंकि टॉर्क तो एक्सिस पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो आपने तो बोला ही नहीं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कौन सी एक्सिस के अबाउट टॉर्क। तो ये यहां से समझ में आएगा बच्चों ना, ऐसे बोलते हैं बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फोर्स कपल। कपल क्या होता है भाई? वही होता है जो तुम समझ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ कोई नया कपल नहीं आ गया। ठीक है, ओके, फोर्स कपल। फोर्स कपल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बच्चों ना। ये कहता है कि अगर एक बॉडी के ऊपर 2 फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, कपल तो बच्चों वही होता है ना कि अपोजिट नेचर के, और आजकल तो इक्वलिटी की बात होती है भाई। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी की, तो सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन नेचर इज द कपल। तो फोर्स कपल मतलब सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, उनको हम बोलेंगे बच्चों फोर्स कपल। सो सपोज करो इस वाले एंड पे एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, और इस वाले एंड पे बच्चों एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, एंड दे आर कपल। कपल मतलब बराबर मैग्नीट्यूड के 2 फोर्स ऐसे करके लगे हुए हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्सेस इज दिस। ये वाली जो डिस्टेंस है बच्चों, मान लीजिए ये डी के बराबर दे रखी है आपको। अब मैं आप लोगों से किसी भी पॉइंट पे, मतलब मान लो ये कोई पॉइंट ओ ले लिया हमने ना,
जिसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस फोर्स एक्स है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बच्चों मेरे को तो ओ से पास होने वाली एक्सिस का टॉर्क बता दो। हाँ भाई, तो टॉर्क अबाउट ओ कितना होगा, एन एक्सिस थ्रू ओ से पास होने वाली एक्सिस का टॉर्क कितना होगा। मेरी स्माइल तो खैर छोड़ो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है ना वो गलत चल रहा है। मैं तो तुम्हें पढ़ा रहा था ये क्या फोर्स का बल, तुम पता नहीं कहां पहुंच रहे हो। चलो भाई जल्दी से बताओ बच्चों इसके बारे में। अच्छा इस पे एक चीज है बच्चों, तुम लोगों ने शायद ऑब्जर्व की ना की हो कि इसका जो नेट फोर्स है ना दैट इज जीरो। ये चीज तुमने ऑब्जर्व कर ली थी कि इस वाले केस में नेट फोर्स इस बॉडी में क्या आएगा, जीरो के बराबर। ठीक है, नेट फोर्स जीरो है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ओ के अबाउट तुम टॉर्क बताओ मेरे को ना, ओ के अबाउट टॉर्क बताओ। तो बच्चों टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, टॉर्क को कैलकुलेट कैसे किया जाता है बच्चों। ओ के अबाउट पूछा है तो इस वाले फोर्स का जब मैं टॉर्क लिखूंगा ना तो पहले इस फोर्स को ऐसे बना लूंगा, ओ के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर बच्चों ये होगा। जब मैं दूसरे वाले फोर्स का लिखूंगा ना तो ओ के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर ये होगा या नहीं होगा बच्चों। पोजीशन वेक्टर दोनों के ऐसे आएंगे या नहीं आएंगे। पोजीशन वेक्टर हमेशा इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिखोगे R1 वेक्टर, और ये होगा R2 वेक्टर, और ये F2 वेक्टर हो गया। ठीक है, और ये बच्चों F1 वेक्टर हो गया। अब तुम इसके अबाउट टॉर्क लिख रहे हो तो जब तुम F1 का टॉर्क लिखोगे ना तो तुम यहां पे खड़े हो जाओगे, R वेक्टर इधर की तरफ, F उधर की तरफ, अंदर की तरफ आएगा टॉर्क इसका। आपने कहा हाँ सर। जब तुम F2 का लिखोगे ना तो R वेक्टर यहां खड़े होना है, R वेक्टर उधर की तरफ। जब भी टॉर्क में डायरेक्शन में अटको ना इस जगह आ जाना, इस जगह के लेक्चर के इस वाले पार्ट को आके देख लेना बच्चों। आर वेक्टर इधर, एफ नीचे की तरफ, आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ, अंदर की तरफ आगे बच्चों उसका भी अंदर की तरफ आ रहा है, इसका भी अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब दोनों को ऐड कर दूंगा। अच्छा दोनों फोर्सेस और आर वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री 90 डिग्री। तो बच्चों जो टॉर्क आएगा ना ओ के अबाउट वो आएगा एफ इंटू दिस, तो ये एफ इंटू एक्स। उसका भी टॉर्क बच्चों अंदर आ रहा है तो एफ इंटू डी माइनस का एक्स। और अगर आप इसको देखोगे ना टॉर्क अबाउट ओ जो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखूंगा तो एफ इंटू डी के बराबर आ रहा है इंटू दी प्लेन ऑफ पेपर। इसमें एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है, दिस टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। एक्स क्या है, पोजीशन ऑफ ओ। मतलब टॉर्क इस बात पर डिपेंड ही नहीं कर रहा कि तुम कहां ले रहे हो एक्सेस, एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। सो अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तो टॉर्क इज सेम अबाउट ऑल द एक्सेस पासिंग थ्रू द बॉडी। लो जी, इसलिए मैं यहां पे बोल पाया कि जब भी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा ना तो पहले तो तुम ये चेक करोगे कि बॉडी में नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो आ गया भैया। अब क्या करोगे, कोई भी अपनी मर्जी से जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आए उस एक्सिस को पकड़ लेना और उसके अबाउट एक बार टॉर्क जीरो कर देना। क्योंकि ये चीज जीरो है तो एक एक्सिस के अबाउट अगर तुमने इसको जीरो कर दिया तो ये हर एक्सिस के अबाउट जीरो होगा। इसमें ध्यान रखना वो पॉइंट रेस्ट पे है या नहीं है ये मैटर नहीं करता, वो पॉइंट एक्सेलरेटेड है या नहीं है ये मैटर नहीं करता। आप लोगों में से बहुतों ने पढ़ा होगा और वो कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे कि सर स्यूडो फोर्स का भी तो टॉर्क आता है अगर एक्सिस एक्सेलरेटेड होती है तो। भाई एक्स स्यूडो फोर्स का टॉर्क आता है उसको हम कंसीडर करते हैं जब न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन रोटेशन में लगाते हैं, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। अगर तुम ये इक्वेशन लिख रहे हो टाउ इक्वल टू आई अल्फा देन यू आर कंसिडरिंग टॉर्क ऑफ द स्यूडो फोर्स एज वेल।
अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, यू आर नॉट कंसिडरिंग द टॉर्क ऑफ स्यूडो फोर्स, यू आर जस्ट राइटिंग द टॉर्क ऑफ द रियल फोर्सेस ओनली। तो रियल फोर्सेस का टॉर्क हमें लिखना होता है। जब हमें सिर्फ किसी ने टॉर्क पूछा है, वी हैव टू राइट द टॉर्क ऑफ रियल फोर्सेस वेदर एक्सिस इज एक्सेलरेटेड और नॉट। बट अगर तुम्हें किसी ने पूछा कि टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाओ, तो बच्चों फिर इसको या तो जो एक्सिस रुकी हुई है उसके अबाउट लगाना जिसका एक्सेलरेशन ना हो, और अगर एक्सिस का एक्सेलरेशन हो रहा है तो स्यूडो फोर्स लगाना बच्चों सेंटर ऑफ मास पे, उसका टॉर्क भी लिखना, तब जाके न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाना। आई बात समझ में? तो ये कहानी क्लियर हो गई। तो अभी हम टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगा रहे हैं? नो, अभी हम न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं लगा रहे, वी आर जस्ट राइटिंग द टॉर्क। तो हम स्यूडो फोर्स से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? ओके। तो ये थी बच्चों कहानी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की, और अब इस पर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलो भाई मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं पहले। यहां पे बच्चों एक प्लैंक है, और यहां पे 2 सपोर्ट है। ठीक है, एक सपोर्ट यहां पे और एक सपोर्ट बच्चों यहां पे। पूरी लेंथ बच्चों इसकी एल है और वो L/4 है। एम मास है इसका, और यूनिफॉर्म है। ठीक है, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बाई सपोर्ट ए एंड बी। बताना बच्चों। दोनों सपोर्ट कितना कितना फोर्स लगा रहे होंगे? मैंने कहा ना, रोटेशन को डरावना मत बनाओ। रोटेशन एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है, उसको ब्यूटीफुल रहने दो। बताइए भाई, ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं ना आप लोगों ने? मैं ये देखना चाहता हूं कि जो एंड से अंदर की तरफ जाएगा, अब इसमें तुम एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, ये तो एंड पे ही है और ये अंदर की तरफ आ गया है पॉइंट। तो अब हमें ये देखना है किसके ऊपर ज्यादा वेट आ रहा होगा, है ना? ये भी
जो है तुम एनालाइज करना कि किसके ऊपर ज्यादा वेट आ रहा होगा। और अगर कभी अपनी रियल लाइफ में आप लोगों को ना ऐसा कोई वेट लेके जाना हो, मतलब ना दो लोग के सर पे रख के जा रहा हो, तो आप वहां पे स्मार्टनेस भी दिखा पाओगे। और देखना स्मार्टनेस कैसे आएगी वो ठीक है, फिजिक्स लगा के आप सामने वाले को बना सकते हो। चलो करें। देखो बच्चों, यहाँ पे जो नॉर्मल लग रहा होगा ना, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। और यहाँ पे भी जो नॉर्मल होगा बच्चों, फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। तो ये नॉर्मल कहेंगे हम इसको Na के बराबर, इसको बोलेंगे बच्चों Nb के बराबर। अच्छा, यहाँ पे एक फोर्स और लग रहा होगा बच्चों मिड पॉइंट पे नीचे की तरफ, और ये होगा बच्चों Mg के बराबर। ठीक है, ये Mg के बराबर फोर्स लग रहा होगा ऐसे करके। और ये जो डिस्टेंस होगी बच्चों, ये L/2 के बराबर होगी। एक बात बताओ बच्चों, क्या ये प्लेटफॉर्म कहीं भाग रहा है, कहीं जा रहा है? नहीं ना, मतलब इक्विलिब्रियम में है। तो प्लेटफॉर्म इज इन इक्विलिब्रियम। आपने कहा हाँ सर इक्विलिब्रियम में तो है, मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए इसमें। तो पहले तो एक इक्वेशन आ जाएगी, Na प्लस Nb की वैल्यू, दोनों की वैल्यू जो है Mg के बराबर आ जाएगी। दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब कोई रोटेशनल मोशन होता दिखेगा इसका? नहीं, घूमता हुआ भी नहीं दिख रहा है, मतलब नेट टॉर्क भी 0 आना चाहिए इसके ऊपर। इसके ऊपर नेट टॉर्क भी 0 आना चाहिए। अब नेट टॉर्क बच्चों 0 आए, नेट टॉर्क जो है बच्चों इसके ऊपर 0 आए, तो किसके अबाउट? टॉर्क तो बच्चों इस पर डिपेंड करता है कि किस एक्सिस के अबाउट आप बात कर रहे हो। तो तुम चाहो तो तुम इस वाली एक्सिस के अबाउट लिख सकते हो, तुम चाहो तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट लिख सकते हो, तुम चाहो तो इससे पास होने वाली एक्सिस के अबाउट लिख सकते हो। यू आर फ्री, आप किसी के भी अबाउट लिखो, सबके अबाउट टॉर्क एक ही आएगा और 0 के बराबर आएगा। चलो मैंने कहा कि एक काम करता हूं बच्चों, मैं पता क्या करता हूं, मैं किसके अबाउट लिखता हूं, मैं उसके अबाउट लिखता हूं जिससे अननोन फोर्स ज्यादा से ज्यादा पास हो रहे हो। ऐसा एक्सिस लेता हूं जिससे ज्यादा से ज्यादा अननोन फोर्सेस पास हो रहे हो। उससे क्या होता है कि उन अननोन फोर्सेस का टॉर्क हो जाता है 0। अननोन फोर्सेस का टॉर्क क्या हो जाता है बच्चों? 0। तो यहां पे ऐसा कोई है कि, तो बच्चों यहां पे मैं देख रहा हूं कि दो ही अननोन फोर्स हैं, तो इसके अबाउट लूंगा या उसके अबाउट लूंगा, बात एक ही पड़ेगी। तो मैं ए के अबाउट बच्चों टॉर्क 0 कर रहा हूं। तो अब जब मैं इसके अबाउट टॉर्क लिखूंगा ना, तो देखो इसका खुद का टॉर्क तो 0 हो जाएगा इस वाली एक्सिस के अबाउट। अब मुझे लिखना है एमजी का, आर वेक्टर किधर होगा इसका? इसके अबाउट लिख रहा हूं, तो आर वेक्टर ऐसे आएगा नहीं आएगा? आर क्रॉस एफ अंदर आएगा इसका टॉर्क, और दूसरे का आर वेक्टर कैसा आएगा? ऐसा। फोर्स किधर है? उधर। आर क्रॉस एफ उसका बाहर आएगा बच्चों टॉर्क, उसका बाहर, एमजी का अंदर। तो माइनस का एमजी L/2 प्लस का एनबी 3L/4 एंड दिस कम्स आउट टू बी 0। तो बी पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ना बच्चों, उसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 2mg डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। और इन दोनों की वैल्यू बच्चों किसके बराबर थी? तो Na की वैल्यू आ जाएगी बच्चों mg डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। लो भाई, ये तो बहुत शानदार तरीके से सॉल्व हो गया। तुम सेंट्रोमास के अबाउट भी लिख सकते थे। अब कौन इसमें बेवकूफ बना? जो सेंटर की तरफ ज्यादा है उसके ऊपर ज्यादा वेट आएगा। तो अगर कभी तुम्हें फ्यूचर में ऐसा कोई वेट वेट तुम दो लोगों को लेके जाना, उससे बोलना ओए भाई तो तू बीच में आ जा, तेरे पे कम वजन आएगा, उसको बोल देना ऐसे, लेकिन उस पर ज्यादा आएगा ठीक है, जो जितना दूर होगा ना उतना कम वेट आएगा उसके ऊपर, जो सेंटर के जितना पास होगा उतना ज्यादा वेट उस बंदे के ऊपर आएगा।
ठीक है भाई, क्लियर है ये वाला पार्ट? ओके, अगला क्वेश्चन। अब थोड़े से वैरायटी लाते हैं क्वेश्चंस में ना। अच्छा, जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना बच्चों, उसी क्वेश्चन में हम एक और काम कर सकते थे। हम इसको लटका देते रस्सी से यहां पे और यहां पे, और इसको हटा देते, तो भी बच्चों नॉर्मल की जगह टेंशन आ जाता, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। उस पर कोई मास लटका देते, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। उन क्वेश्चंस को बच्चों मैं नहीं करा रहा हूं, क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चंस में फालतू में टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। अब हम कर रहे हैं बच्चों एक और अलग क्वेश्चन जो है ना, तो यहां पे तो ये बच्चों जो रॉड है ना, इसका खुद का मास 2m है, यूनिफॉर्म है ना, और एक रस्सी यहां पे बंधी हुई है जिसका ये एंगल 37 डिग्री के बराबर है। ये लेंथ बच्चों यहां से यहां तक की L के बराबर है, और ये L/4 के बराबर ले लेते हैं, चलो ठीक है, ये L के बराबर हो गई। और यहां पे बच्चों इसको हिंज कर रखा है। एक इजी सा क्वेश्चन आपको बना के दे दिया है। फाइंड दी hinge forces on rod when it is in equilibrium as shown। बताओ भाई, हिंज का फोर्स कितना लग रहा होगा इस पे, रॉड पे? रस्सी से भी बांध रखा है इसको ना, पूरे सिस्टम को। एक बढ़िया क्वेश्चन आ गया लो भाई तुम्हारे लिए।
देखो भाई, यहां पे mg लग रहा होगा, यहां पे टेंशन होगा, और वो टेंशन इस पे लग रहा होगा, इस पे इसका वेट लग रहा होगा, एक टेंशन बच्चों इधर लग रहा होगा। तो ये mg हो गया, यहाँ पे टी डैश हो गया, टी डैश की वैल्यू बच्चों mg के बराबर आएगी। मतलब एक तरीके से इस पे mg लगा दो नीचे की तरफ ना, और ये 2mg बच्चों यहाँ पे लग ही रहा होगा ऐसे करके, ये t मान लेते हैं इसको ना, ये t लग रहा होगा। व्हाट अबाउट हिंज? हिंज भी तो फोर्स लगा रहा होगा। अब हिंज के फोर्स के बारे में बच्चों मुझे नहीं पता कि वो हॉरिजॉन्टल लगा रहा होगा, वो वर्टिकल लगा रहा होगा, कैसे लगा रहा होगा मुझे नहीं पता। बच्चों जब भी तुम्हें किसी बॉडी के फोर्स के बारे में ना पता हो कि किधर लगा रहा होगा, और वो भी खासतौर पर रॉड हो, तो उसके फोर्स को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो वेरिएबल मान लेना। आप बोलोगे सर उनको भी किधर माने? तुम जिधर चाहे उधर मान लेना, जो कंपोनेंट तुमने गलत माना होगा ना वो नेगेटिव आ जाएगा, और जो सही माना होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। ज्यादा अच्छा रहता है रॉड के केस में बच्चों कि आप एक रॉड की लेंथ के अलोंग एक कंपोनेंट मानना और रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर मानना। अब देखो इसमें क्या होगा, मान लो तुमने सिर्फ अगर वर्टिकल माना होता, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लगा रहा होता हिंज, तो क्या हिंज मेक श्योर करेगा कि ये पॉइंट कहीं ना जाए। तो मोशन अगर किसी भी डायरेक्शन में होना चाह रही होगी ना बच्चों, तो हिंज उसको इस वाले पॉइंट को कहीं नहीं जाने देगा। हिंज का काम होता है बच्चों ये, ठीक है। अब मान लो हिंज नेट फोर्स इधर लगा रहा है, तो ये दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। मान लो हिंज का फोर्स इधर होता, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। नेगेटिव आने का मतलब ये नीचे, इनका रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, ठीक है। हमेशा ये हेल्प करेगा बच्चों। हिंज के केस में आपको फोर्स कैसे मानने हैं? ऐसे दो मानने हैं, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक रॉड की लेंथ का लूंगा और एक रॉड के परपेंडिकुलर। इसको बोल देना बच्चों एफ एक्स, इसको बोल देना एफ वाई। अब क्या तुमने सारे फोर्स लिख लिए? अब इनमें से ये वाला जो फोर्स है ना टेंशन, इसके दो कंपोनेंट कर लेना। जो टेंशन है ना बच्चों, इसके कंपोनेंट कर लेना। ये एंगल 37 डिग्री हो जाएगा। टी कॉस 37 बच्चों कितना आ जाएगा? कॉस 37 कितना होता है? 4t डिवाइडेड बाई 5 के बराबर, इसको भूल जाओ। और ये होगा 3t डिवाइडेड बाई 5 के बराबर। कितने अननोन है बच्चों तुम्हारे पास? टी, एफ एक्स और एफ वाई। ये टी डैश तो पता लग चुका है ऑलरेडी हमें ना। तो मुझे पता है कि रॉड इक्विलिब्रियम में तो समेशन ऑफ ऑल दी फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0 होना चाहिए। तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन है? 4t डिवाइडेड बाई 5, ये एफ एक्स के बराबर होना चाहिए। लेकिन मेरे को तो टी नहीं पता, तो एफ एक्स कहां से पता चलेगा, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में बच्चों एफ वाई प्लस का 3t डिवाइडेड बाई 5, ये 3mg के बराबर होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे टी नहीं पता, तो एफ वाई भी नहीं पता कर पाऊंगा। एक और इक्वेशन चाहिए बच्चों मुझे, that equation I get from the torque balance. So I'll write the torque about hinge. So third equation I'll get torque about hinge is equal to 0 करके। अच्छा ये कहां से आई थी बच्चों? समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन 0 होना चाहिए, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। हिंज के अबाउट जब टॉर्क लिखोगे ना बच्चों, तो इन दोनों का टॉर्क ही नहीं आएगा। इसलिए बच्चों कोशिश करना कि हिंज के अबाउट ही टॉर्क लिखा जाए। हिंज फोर्सेस का टॉर्क ही नहीं आता उनके अबाउट। अब हिंज के अबाउट किस किस का टॉर्क आएगा? 2mg का आएगा। 2mg वाली लाइन जो है इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इनका मिनिमम डिस्टेंस क्या है? ये mg का आएगा, यस। 4t/5 का नहीं आएगा, और इस वाले का आएगा टॉर्क, ठीक है। अब देखो यहां पे खड़े होकर आर वेक्टर इधर की तरफ, mg इधर, आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ, आर वेक्टर इधर की तरफ, mg इधर की तरफ, आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ, आर वेक्टर इधर की तरफ, फोर्स इधर की तरफ, आर क्रॉस एफ बाहर की तरफ। तो देखो बाहर की तरफ आएगा 3t डिवाइडेड बाई 5 इंटू एल, ये बाहर की तरफ टॉर्क आएगा, माइनस का 2mg L/2 अंदर की तरफ आएगा, माइनस का mg 3l डिवाइडेड बाई 4, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो mgl माइनस 7mgl/4, तो t की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5 डिवाइडेड बाई 3, 7mgl डिवाइडेड बाई 4, दिस कम्स आउट टू बी 35 mg, l नहीं आएगा, डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो t की वैल्यू बच्चों हमारे पास इतनी आ गई। तो fx कितना आएगा? fx कम्स आउट टू बी 35 mg डिवाइड बाई 12। तो t की वैल्यू रखो बच्चों यहाँ पे 35 mg डिवाइड बाई 12। तो fx आएगा बच्चों 7
mg डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। fx बच्चों यही आ रहा होगा 7 mg डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। ठीक है, fy कितना आएगा बच्चों, यहां पे पुट करो 3 mg माइनस का 3t डिवाइडेड बाई 5। 3t बाई 5 कितने के बराबर आ रहा है, 7 mg बाई 4 के बराबर। 7 mg डिवाइड बाई 4 तो आ जाएगा 5 mg बाई 4 के बराबर, और इन दोनों का रिजल्टेंट विल बी दी हिंज फोर्स। तो F हिंज जो आएगा Fx का स्क्वायर Fy के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। एंगल वगैरह पूछा होता तो एंगल वगैरह भी बता पाएंगे हम लोग, जो सब कुछ बता देंगे ना। अब हम यहाँ से कैलकुलेशन चेक कर लेना, कोई गलती वलती ना हुई हो कैलकुलेशन में ना। इसका मास 2m था, 2mg आएगा यहाँ पे ना। करो भाई, लिखो जल्दी से इसको। लिख लिया भाई आप लोगों ने? चलो अभी तो शुरुआत है ये ना, क्वेश्चंस की बरसात होनी है। 1 घंटा थोड़ी हुआ अभी हमें। बरसात अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो यहां पे बच्चों एक रॉड है जो इस तरीके से रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है बच्चों। एम मास, एल लेंथ, 37 डिग्री एंगल। ये नीचे वाला रफ सरफेस है, और ये वाला बच्चों स्मूथ सरफेस है। ठीक है, एक स्मूथ सरफेस हो गया, एक रफ सरफेस हो गया। ठीक है, फाइंड द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन at lower surface such that a rod remain in equilibrium। रॉड इक्विलिब्रियम में रहे बच्चों, म्यू की मिनिमम वैल्यू आप लोगों को लोअर सरफेस पे बतानी है। ये ऐसे स्लिप करके आना चाहिए ना, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा बच्चों, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन वी हैव टू फाइंड
जिसके लिए रॉड जो है इक्विलिब्रियम में बनी रहेगी। अब बच्चों आज आपको होमवर्क मिलेगा। करा मैं डिस्कस करें इस वाले क्वेश्चन को। इस समय क्या कहानी बनेगी? देखो बच्चों, यहां पर नॉर्मल लगेगा और नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। नॉर्मल तो यहां पे भी लगेगा, mg लगेगा बच्चों यहां पे। ठीक है, ये हो गए सारे के सारे फोर्सेस जो इस जगह लग रहे होंगे। अब ये स्लिप करके जाएगा, यहां पे तो फ्रिक्शन है नहीं, तो यहां पे फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा। और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? क्योंकि रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक। ये N1 होगा, ये N2 होगा और ये mg होगा। अब क्योंकि रॉड रेस्ट पे है तो N1 जो है ये mg के बराबर हो जाएगा। N2 जो है बच्चों वो स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये दो फोर्स है, वर्टिकल डायरेक्शन में ये दोनों फोर्स है। अब ये जो एंड है ना बच्चों A, और इसको बोल देते हैं B। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये नेट फोर्स अगर एक रॉड पर जीरो होता है और नेट टॉर्क भी जीरो है तो वो इक्विलिब्रियम में होती है, और ये इक्विलिब्रियम में तो है ना रोटेट कर रही है ना मूव कर रही है। तो टॉर्क अबाउट ए के अबाउट टॉर्क क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि उससे मेरे दो फोर्स एक बार में कवर हो जाएंगे, नॉर्मल और फ्रिक्शन का टॉर्क हो जाएगा जीरो। अब मैं इसके अबाउट टॉर्क लिख रहा हूं, तो जब मैं इसके अबाउट टॉर्क लिखूंगा ना बच्चों, तो एक तो आएगा mg का टॉर्क, तो आर वेक्टर ऐसा होगा, आर क्रॉस mg बच्चों बाहर की तरफ आएगा। इसके लिए आर वेक्टर ऐसा होगा, दिस क्रॉस दिस, छोटे वाले एंगल की तरफ से घुमाना है, तो इसका टॉर्क बच्चों अंदर की तरफ आएगा, इसका टॉर्क बाहर आएगा। mg का टॉर्क बाहर, उसका टॉर्क अंदर। तो N2 का टॉर्क जो आएगा ना बच्चों, N2 इनटू N2 की लाइन ऑफ एक्शन जो है ना बच्चों वो ये होगी, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये, अरे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा ना, तो L sin 37। N2 का अंदर की तरफ आ रहा है तो ये माइनस का होगा, प्लस का mg L/2 cos 37। लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस डिस्टेंस L/2 cos 37, दिस वुड बी इक्वल टू 0। L कैंसिल आउट हो जाएगा, sin 37 3/, तो N2 जो आएगा ना बच्चों 4mg डिवाइड बाई 3 के बराबर आ जाएगा। 4mg डिवाइड बाई 3 नहीं, 2mg डिवाइड बाई 3 के बराबर आ जाएगा, 2mg डिवाइड बाई 3।
तो 2mg/3 के बराबर आ गया बच्चों कौन, N2। और N2 ही फ्रिक्शन होगा, यही स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू से छोटा या बराबर होना चाहिए। मतलब 2mg/3 छोटा या बराबर होना चाहिए किससे, म्यू इंटू N1 से। N1 की वैल्यू कितनी है, mg के बराबर। तो म्यू बच्चों बड़ा या बराबर होना चाहिए यहाँ पे 2/3 से। तो म्यू की मिनिमम वैल्यू बच्चों जो होगी ना वो 2/3 के बराबर होगी। तो ये आ गया बच्चों म्यू का मिनिमम वैल्यू जो कि 2/3 के बराबर होगा। ठीक है, तो फाइंड म्यू मिनिमम एट द लोअर सरफेस। अगला क्वेश्चन बच्चों, मतलब अगला कॉन्सेप्ट है, फॉर अ फ्रीली सस्पेंडेड बॉडीज। ठीक है, ये कौन सी बॉडी होती है बच्चों, कोई भी बॉडी है बच्चों, ये आराम से ऐसे करके तुमने यहाँ पे एक होल किया और यहाँ पे इसको हिंज कर दिया। हिंज मतलब ऐसे करके कील ठोक दी और इसको तुमने हिंज कर दिया और ये आराम से लटकी हुई है, ये रेस्ट पे इक्विलिब्रियम में। और कोई फोर्स नहीं है इस पे, तो बच्चों ये हमेशा ऐसे लटकेगी कि इसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिंज के जस्ट नीचे होगा। क्यों, इस पे बच्चों mg लग रहा होगा, mg कहां लगाओगे, सेंटर ऑफ मास पे। वैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा अच्छा होता है बोलना ना, mg लगा दिया मैंने यहां पे। अगर आप चाहते हो कि इस पे टॉर्क भी जीरो हो और नेट फोर्स भी जीरो हो, तो बच्चों mg की लाइन ऑफ एक्शन जो है ना हिंज से पास होनी चाहिए। ठीक है भाई, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स हिंज से पास हो जाए तो टॉर्क जीरो आ जाएगा ना। बच्चों यहां पर कोई फोर्स लग रहा होगा, यस हिंज विल बी अप्लाइंग फोर्स। देखो भाई हिंज का फोर्स तो हिंज से पास होगा ही होगा, और हिंज कितना फोर्स लगा रहा होगा, mg के बराबर। भाई नेट फोर्स जीरो होना है और हिंज का फोर्स तो हिंज से पास हो ही रहा है, तो सेंटर बस टॉर्क आ किसका सकता है, mg का। तो mg अगर बिल्कुल नीचे आ जाएगा तो mg का भी टॉर्क नहीं आएगा, ना ये रोटेट करेगी ना ये कहीं जाएगी। तो फ्रीली सस्पेंडेड बॉडी बच्चों जब लटकी रहती है ना, तो वो बच्चों ऐसे लटकी रहती है कि सेंटर ऑफ मास जो है हिंज के नीचे आना चाहिए बॉडी का। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक हाफ डिस्क है, क्या है भाई, हाफ डिस्क।
और इस हाफ डिस्क को आपने हिंज कर दिया। क्या ये ऐसे लटकी रह सकती है? नो। लेकिन ऐसा रखने के लिए आपने यहां पे एक फोर्स लगा रखा है एफ। ठीक है, ये हिंज हो गया ओ, ये पॉइंट ओ ए हो गया। पता नहीं फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, नंबर तो बच्चों सही कर लेना। ठीक है, इफ diameter OA remain vertical, then find external force on half disc. हाफ डिस्क पे बच्चों जो एक्सटर्नल फोर्स, और वो भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स। एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स जो हाफ डिस्क पे लगा रखा होगा ना, वो कितना होगा? हेलो, हाँ जी पीयूष जी, मैं कह रहा था एक बार मिल लेते हम लोग तो ज्यादा अच्छा रहता ऑफिस में। मेरा जो ऑफिस है, जो एड्रेस उसमें डाल रखा है मैंने। 3:30 के बाद मिल पाएंगे, अभी ना मेरी क्लासेस वगैरह है। हाँ, 3:30 के बाद। ठीक है, ओके ओके, मैं भेजता हूँ आपको लोकेशन। ओके, हाँ जी। आया भाई? तो बच्चों इस समय क्या होता है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना बच्चों, वो कहीं यहाँ पे होगा, और mg जो लग रहा होगा इसके ऊपर, यहां लगेगा। और तुम देख रहे हो इसके अबाउट mg का टॉर्क आ जाएगा। mg की लाइन ऑफ एक्शन अगर तुम देखोगे ना ऐसे करके, और ये होता है 4r/3π। तो टॉर्क ऑफ mg, टॉर्क ऑफ एक्सटर्नल f, ये दोनों जीरो आने चाहिए। mg का टॉर्क आएगा, देखो r वेक्टर ऐसा आएगा, r क्रॉस mg बाहर की तरफ, और इसका टॉर्क आएगा बच्चों अंदर की तरफ। तो f इंटू 2r माइनस का mg इंटू 4r डिवाइड बाई 3π, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो f की वैल्यू आ जाएगी बच्चों तुम्हारे पास 2mg डिवाइड बाई 3π के बराबर। 2mg डिवाइड बाई 3π के बराबर आएगा बच्चों। देखो रोटेशन का थोड़ा और होमवर्क बढ़ा दे रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने बोला है बच्चों मंडे को डिस्कशन करेंगे, उसके पीछे कारण है, आपको संडे का टाइम भी मिल जाएगा होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी 16 तक दे रखे थे, 17, 18, 19, 20, 21। अब आप बच्चों 21 तक कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। 21 तक सेक्शन ए एंड सेक्शन बी कंप्लीट कर लो, ठीक है। और
सब्जेक्ट में देखता हूँ थोड़े से अगर हो सकते हैं तो। सब्जेक्ट में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आप लोग जो है सब्जेक्टिव के भी कर सकते हैं, ठीक है। अगेन मैंने तो बताया कि डिस्कशन मैं मंडे को करूंगा। कल और मेरे को चाहिए बच्चों, कल और चाहिए बच्चों। मैं तुम लोगों को जेई मेन के लिए जो है ना, जेई मेन के लिए जो टेस्ट सीरीज मैंने जो लॉन्च की है, अल्टीमेट रहेगी आप लोगों के लिए ना रिवीजन के तौर पे टॉपिक्स का। खैर अभी तो ड्रॉपर बैच में तो खैर इलेक्ट्रो और करंट मैंने कराए नहीं है, तो आप लोगों का तो अगले हफ्ते आएगा, काइनेमेटिक्स और एन एलिमेंट फ्रिक्शन का। अच्छा मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन इन द टेस्ट सीरीज विल बी फ्रॉम योर पीवाईक्यूज, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज। इसका मतलब ये नहीं कि आप चीटिंग करो, देखो चीटिंग करोगे तो मेरा तो नुकसान है नहीं कुछ, ऐसा नहीं कि मेरे से तुम पैसे ले लोगे, है ना। चीटिंग करने में किसका नुकसान होगा, तुम्हारा। बट दोज क्वेश्चंस जो कि पीवाईक्यूज जो हम जनरली या तो कर नहीं पाते या कुछ प्रॉब्लम आती है, तो पीवाईक्यूज पे ही बेस्ड जो अच्छे अच्छे पीवाईक्यूज हैं वो सारे छांट छांट के टेस्ट सीरीज में बच्चों में डाल रहा हूँ। एक तरीके से आपके टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज टेस्ट की फॉर्मेट में हो जाएंगे। प्लान बच्चों ये है, ठीक है। चलिए भाई, खत्म करते हैं आज का सेशन, बाय।